गाइज आप देख रहे हैं अपना ऑनलाइन क्लास। तो चलिए इसमें देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार। तो नागरिकता प्रकार जो है, किस प्रकार से जो है नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म से, दूसरा वंशाधिकार द्वारा, और तीसरा पंजीकरण द्वारा, और चौथा देशीयकरण द्वारा, और पांचवा भूमि अर्जन द्वारा। आगे है कि भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। तो परित्याग, पर्यावासन तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो अगर आप 7 वर्ष तक बाहर में रहते हैं तो आपकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय प्रवासी दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है। तो प्रति 2 वर्ष में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नागरिकता से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 5 जो है संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 7 जो है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 8 जो है भारतीय मूल के उन लोगों की नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। और अनुच्छेद 9 जो है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 9 ये बताता है। और अनुच्छेद 10 जो है वो नागरिकता संबंधित अधिकारों की निरंतरता है। और अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करता है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। तो ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है। ड्यूल सिटीजनशिप, किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्तियों का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। तो वो कृषि भूमि। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है। उसके बाद आगे देखते हैं कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो यह मौलिक अधिकारों का। आगे है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार
कितने अनुच्छेद में हैं, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। उसके बाद देखते हैं कि जन्म लिंग मूल वंश जाति धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एवं मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकारों के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 14 से 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजक के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 16 का ए और 16 का 2। अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था, तो जस्टिस रोहिणी। आगे देखते हैं कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार क्या क्या है, तो धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद प्रतिषेध अनुच्छेद 15 बताता है, और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। उसके बाद वाक अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन कर संघ एवं सरकारी समिति बनाने भारत के राज्यों क्षेत्र आबादाचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन कर संघ एवं सरकारी समिति बनाने भारत के राज्य क्षेत्र आबाद संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। उसके बाद अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। उसके बाद शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 में है। आगे देखते हैं कि भारतीय एवं विदेशी नागरिकता को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है, तो वह है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण यानी बचाव के लिए अनुच्छेद 20 है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण एवं बचाव अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। जीवन या प्राण एवं देह जो है यह है अनुच्छेद 21 में। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ए है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24, 23 और 24 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 एवं 26, 27, 28 यानी 25 से लेकर 28 तक जो है धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत औपरिस्यता का उन्मूलन किया गया है, तो ये अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में संविधान में औपरिस्यता परिभाषित नहीं है।
ओप्रेसिता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत ओप्रेसिता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों का अंत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल का अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 का ए। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के स्वतंत्रता कौन कौन से है। तो ये है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का 1 का ए। उसके बाद शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19 का बी है। उसके बाद संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 का सी में है। और भारत के राज्यों क्षेत्रों में आबंध संचरण का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 के डी में है। उसके बाद कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार जो है 19 के ए के जे में जी में है। उसके बाद भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 के एफ में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 का सी में है। संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद 2 सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करेगा? तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 एवं 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार किस
वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है, तो ये एक वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार यानी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक विधि सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो अनुच्छेद 15 का 6 तथा 16 का 6। EWS को आरक्षण प्रदान के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो याद रखना है अनुच्छेद 15 का 6 तथा 16 का 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सी मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी है, तो अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यह भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, तो वर्ष 1976 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 समानता का स्वतंत्रता का अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 अनुच्छेद और 24 अनुच्छेद जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 एवं 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है, तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यानी भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग नहीं है। आगे देखते हैं कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला
भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तराखंड। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह है के.टी. शाह का। के.टी. शाह का। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्व से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 जो है यह नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बताता है। और अनुच्छेद 37 जो है यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना ऐसा कहता है। अनुच्छेद 38 जो है लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाता है। अनुच्छेद 38 का दो आय असमानता को कम करने का प्रयास करता है। उसके बाद अनुच्छेद 39 का को जो है पुरुष और स्त्री सभी नागरिक को समान पुरुष से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 जो है समुदाय में के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिसमें सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। उसके बाद अनुच्छेद 39 का गो जो है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहिंताकारी संकेंद्र न हो। उसके बाद अनुच्छेद 39 का घो जो है पुरुष व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 का अंगो जो है पुरुष और स्त्री कर्मचारी के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो ऐसा कहता है अनुच्छेद 39 का अंगो। उसके बाद अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन करता है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन करता है। और अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करता है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 जो है काम की न्याय संगत एवं मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता है। और अनुच्छेद 43 जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का वर्णन करता है। उसके बाद अनुच्छेद 43 का को जो है उद्योगों में प्रबंधन में कार्य कर्मकारों का भाग लेना। और अनुच्छेद 43 का खो जो है सहकारी समितियों में स्वेच्छा गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 44 जो है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी प्रतियोगिता में बार बार जो है इसको पूछा जाता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। उसके बाद अनुच्छेद 46 जो है SC ST और दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 46 जो है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। अब देखते हैं आर्टिकल 47 यानी 47 जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर
प्रतिबंध करता है अनुच्छेद 47। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ के उपयोग में प्रतिबंध करता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 जो है कृषि पशुपालन आधुनिक वैधानिक प्रणालियों का उपयोग करना, गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास करता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 का को जो है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन व वन तथा वन्य जीवों का रक्षा करता है। अनुच्छेद 48 का को जो है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन व वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करता है। उसके बाद अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ, रूस यानी यूएसएसआर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित है? तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ा जाने का सुझाव दिया है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में गठित किया गया है। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जा सकता है? तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिक मूल कर्तव्य में से एक है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार कर्तव्य माना जाता है? तो ये जो है नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 51 के 5 में। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 में 5 में है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिक पर। हमारे अधिकार का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं। यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने।
अब देखते हैं कि भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से है। तो पहला है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में सजाए रखें, उनका पालन करें। तीसरा है कि भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव पर हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और छठा है कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है, की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है कि वैधानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और 10वां है कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता, संरक्षण जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 46वें संविधान अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो बीजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।